हेलो। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये बेटा आवाज आ रही है सबको? ये कल वाला जरा रिवाइज कर लेना, फिर क्वेश्चंस करते हैं। कल जो पढ़ा था एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा, तो सवाल अगर है कल से रिलेटेड। कल एक पेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वो है सबके पास? जो कल पेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो है? जी सर। कहाँ से मंगवाऊं सर? नीचे से क्यों पता कि यहाँ बेचारा दे रहा था उस वक्त किधर से? ये बुलाइएगा जरा शेब। हौसला सर, हौसला हौसला सर। शेब साहब जरा देखिएगा कहाँ गया वो पेज जो दे रहा है। ये अहमद को बुलाइए, अहमद के पास पेजेस से जरा। अहमद अहमद जो टी है नहीं, उसको जरा देखिएगा, वो पेज उसके पास है, वो बच्चे के पास है। नोट्स का। अच्छा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा कल से रिलेटेड? चलिए फिर क्वेश्चन देखें जी, स्क्रीन पे भी है फिलहाल। छोटी सी एग्जांपल से डिस्कशन स्टार्ट करें जो कल पढ़ा था। बेटा आपको शेयर हो गया था, लेकिन अभी आप क्वेश्चन देखें जरा। टू जॉइंट प्रोडक्ट्स जिनके पास पेज बेटा आपके पेज के बैक साइड पे ना सबसे नीचे एग्जांपल है। ये जिनके पास पेज नहीं है काइंडली बता दें जरा, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पेज के बैक साइड पे एक एग्जांपल की हेडिंग है, बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। मेरा ख्याल है शायद एंड में होगी कहीं। टू जॉइंट प्रोडक्ट्स स्टार्ट लाइन XX and YY are produced from a common process. During the month of July, 11,000 units of material were input into the process. Total processing cost, direct material and conversion cost. Conversion cost किसे कहते हैं? Prime cost किसे कहते हैं? Prime cost means direct material and direct labor, और conversion cost means direct labor and factory overheads. तो अगर बेटा हम ब्रैकेट पढ़ें तो ब्रैकेट का मतलब लग रहा है कि जो 1 लाख की अमाउंट है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मटेरियल में कन्वर्जन कॉस्ट शामिल हुई है, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कह सकता हूँ मैं 1 लाख को। तो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई वो कहता है 11,000 यूनिट्स इनपुट हुए और फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1 लाख रुपीज आई। फिर बना क्या? 6,000 यूनिट्स ऑफ XX, 4,000 यूनिट्स ऑफ YY एंड 1,000 यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट। वही जो 11,000 यूनिट्स की इनपुट है उसका एक ब्रेकअप आ रहा है। XX as a sale value of 24 per unit when it is output from the process, and YY has a sale price of 12 per unit when it is output from the process. Q has a sale value 1 per unit. The company's policy is to apportion the joint cost based on underline calendar bits। कौन सा मेथड बताया हुआ? सेल वैल्यू, इट्स अ प्लेट ऑफ पॉइंट।
then 80% of the output of both the products was sold by the month end. It means फिर 20% स्टॉक होगा, ऐसे ही नहीं? अच्छा फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पकड़ना, 6000 यूनिट्स बने एक्सएक्स के, तो 80% मींस 4800 पे सेल हुए हैं, तो 1200 यूनिट्स ऑफ एक्सएक्स शुड बी इन स्टॉक अगर वो सेल नहीं हुई, ठीक है। एंड सिमिलरली आगे भी, the proceeds of the sale of byproduct could be treated in any of the following ways. बाय प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है उसको या तो सेपरेट इनकम बना सकते हैं या अदर इनकम बना सकते हैं और या जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट कर सकते हैं। अब हमसे रिक्वायर्ड ये है कि हम एक जुलाई की इनकम स्टेटमेंट बनाएं, assuming each of the above treatment for the by product separately। मतलब इसका क्या बनेगा, दोबारा देखिएगा। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हमने जो जॉइंट कॉस्ट है उसको तो सेल वैल्यूज की बेस पे पोर्शन करना है, ठीक है। लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है उसके जो तीनों ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं उन तीनों ट्रीटमेंट्स को अलग अलग हमने अकाउंट फॉर करना है इन द इनकम स्टेटमेंट। इट मींस शायद 3 इनकम स्टेटमेंट्स बनेंगी। जरा पढ़ें जरा रिक्वायरमेंट। फर्स्ट सेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट को सेपरेट रेवेन्यू बनाएंगे, मीन सेल्स में प्लस करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, अदर इनकम में लेंगे, और थर्ड में फिर क्या करेंगे। तो 3 इनकम स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। तीनों में कॉमन ये है कि जॉइंट कॉस्ट को अपने सेल वैल्यूज की बेस पे ही अपोर्शन करना है। सिर्फ बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट अलग अलग फिर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लें, रजिस्टर कॉलम। कंसंट्रेशन के बारे में बेटा ये काम होता है, फुल कंसंट्रेट करें, छोटी छोटी चीजें सही करें ताकि आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकें। बनाएंगे, क्या बनाना, क्या इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, लिखे हेडिंग्स। और फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट में जरा अगर ब्रैकेट में लिखना, जरा फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट में हम बाय प्रोडक्ट का क्या करेंगे, ट्रीट रेवेन्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट एज अ सेपरेट रेवेन्यू, मींस कैश और रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स में क्रेडिट करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले जरा इस डाटा को मैं जरा, इसे तो बहुत मुश्किल नहीं, आसान सा डाटा, एक डायग्राम से अगर आपके सामने बनाऊं तो जॉइंट कॉस्ट बताएं क्या है सर जी, जॉइंट कॉस्ट क्या है सर। तो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1 लाख रुपीस। इस जॉइंट कॉस्ट के इंकर करने से 11,000 यूनिट इनपुट इंकर करने से, कॉस्ट इंकर करने से क्या क्या बना, एक्स एक्स वाई वाई एंड क्यू, कितनी कितनी क्वांटिटी बनी, जरा क्वांटिटी ढूंढने। तो 1000 यूनिट्स बने, 4000 यूनिट्स बने और 1000 यूनिट्स बने। क्या कोई आपको इस डाटा को पढ़ के लग रहा है कि फर्दर प्रोसेसिंग भी हो रही है? पढ़ के देखा था एक मिनट, क्या ये प्रोडक्ट्स जैसे ही सेपरेट होती हैं सेल हो जाती हैं? तो फर्दर प्रोसेसिंग अभी सवाल में नहीं है, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट शायद सेल हो रही हैं। तो वो वाले इश्यूज नहीं जो कल मैंने एंड में डिस्कस किए फिलहाल।
ये आप भी जरा अगर नेक्स्ट पेज पे वर्किंग में एक डायग्राम बना लें, साफ सुथरी वर्किंग करिएगा, प्रेजेंटेशन प्रॉपर साथ साथ मेरे समझिएगा। चलिए जल्दी क्वेश्चन करवाएं। इनकम स्टेटमेंट सर बना रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। सेल्स, किस 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 की सेल्स है? फिनिश गुड्स की सेल, ऑब्वियसली। व्हाट आर द नेम ऑफ फिनिश गुड्स? दो जॉइंट प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स हैं और एक बाय प्रोडक्ट भी फिनिश गुड्स हैं, और बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को फिलहाल हमने सेल्स में ही प्लस करना है इस मेथड में। एक छोटी सी चीज मैं और जरा यही डिस्कस कर लूं। एक बड़ा आप इनकम स्टेटमेंट हम पहले बनाते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो तो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए है। तो अगर सेल्स की कोई वर्किंग करनी हो तो शायद हम सेल्स की वर्किंग नोट्स में जाके करेंगे और सेल्स को टोटल करके फिर इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। जरा प्रेजेंटेशन का जरा ज्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। लेकिन अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए, इसकी वो सारी वर्किंग जो हम नोट्स में जाके करते थे, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स एक्स की सेल, वाई वाई की सेल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो वैसे ही करना है, नोट बना के इनकम स्टेटमेंट में टोटल लिखना है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट के लिए क्योंकि ये वर्किंग कर रहे हैं आप, इसकी अगर इसी में साथ वर्किंग करेंगे तो ये कोई गलत वाली बात नहीं, कोई प्रेजेंटेशन का इशू इसमें उस तरह से नहीं है जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। समझ आइए किसी को मैंने क्या कहा? आप डेफिनेटली डजंट रियली मींस कि सारी वर्किंग्स अंदर कर देंगे। डेफिनेटली जो लेंथी वर्किंग्स होंगी वर्किंग्स में ही करेंगे, लेकिन जहां टाइम सेव कर सकते हैं वहां मेरा ख्याल है फिर हमें एक्स्ट्रा वर्किंग करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। चलें करवाएं जी वर्किंग। करवाना आपने है, करना इंशाल्लाह मैंने आपके सामने। तो पहले आपने करवाना है फिर लिखना है। जी माय डियर, 6000 बेटा बने। एक और चीज बल्कि देखें, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, ओपनिंग स्टॉक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बने कितने यूनिट्स हैं, लेकिन क्या सारे बिके? तो क्या सेल 80% यूनिट्स की होनी चाहिए? तो 6000 डेफिनेटली आप 4800 डायरेक्टली लिखना, मैं जरा एक्सप्लेन कर दे रहा। 6000 का 80% और एक यूनिट की जरा सेल प्राइस ढूंढ दे मुझे कहीं। सेलिंग प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ एक्स एक्स इज 24, which means sale revenue of XX is 115 200. Got it please? Why कितने यूनिट्स बने? 4000 into 80% into 12 is equal to 38,400। और इस वक्त हम बाय प्रोडक्ट का भी फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ये क्यू की सेल भी आ जाएगी, क्यू के यूनिट्स कितने बने, लेकिन गौर से पड़ेगा शायद उसके स्टॉक के बचने की इंफॉर्मेशन नहीं है। 80% क्या क्या बिका है, तो क्यू का बताएं क्या करें। उसके स्टॉक इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन अगर ना हो भी अज्यूम को जो बना बिका, ऐसी है नहीं। तो इसकी सेल प्राइस पर यूनिट 1 रुपीज दी हुई है। एक डब एंट्री कम से कम बोल 1000 की, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, कैश और रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। तो यहां तक अगर हम वर्किंग करके टोटल कर लें तो दिस इज टोटल सेल रेवेन्यू 154 600। डेफिनेटली अगर नोट भी बना लेंगे तो वो भी गलत वाली बात तो नहीं है, लेकिन वी कैन सेव टाइम वेयर एवर इज नेसेसरी। क्लियर है जी सर? आगे बताएं क्या होता है फिर। कॉस्ट ऑफ सेल्स,
कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करवाएं सर, कैसे होती है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सोच के बताएं। चीजें बना रही हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर होता तो हम लिखते, नहीं है तब भी प्रेजेंट जरूर करना, जरा याद आने चीजें। प्लस बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढने को वर्किंग करें या अवेलेबल है? अवेलेबल है या वर्किंग करें सर? डायरेक्ट मटेरियल में बड़ा कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हुई हुई है। अच्छा वैसे ये है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन क्या ना होने की वजह से यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है। एग्जैक्टली वो चीजें याद रखनी जो पिछले दिनों में बात हुई है। मटेरियल में अगर कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करें तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनी, लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है, पर्सन में अब इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी। तो क्या स्टेट वे यहाँ लिख दूं? लिख दूं सर? तो इसमें से 1000 लेस नहीं करना यार, वो कब करना है? जब थर्ड मेथड करेंगे। इस फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट को बनाते हुए क्या अज्यूम हो रहा है कि सेल रेवेन्यू सेपरेट सेल रेवेन्यू बनाना है, ठीक है जी। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किस का क्लोजिंग स्टॉक? फिनिश गुड्स का, लेकिन कौन कौन सी फिनिश गुड्स का? एक्स एक्स एंड वाई वाई। तो एग्जैक्टली बेटा देखें जो कल हमने पढ़ा, शायद अभी तक हमें उसकी जरूरत कोई नहीं पड़ी, एलोकेशन की अभी तक हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो साथ साथ चलते जाएं और सोचते जाएं, जहां फिर एलोकेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी वहां वर्किंग कर लेंगे जी। अब बताएं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अगर मैंने वर्किंग करनी तो अब क्या करूं? अब तो सबसे पहले तो यूनिट्स काइंडली रिकॉल करना जरा। जो 6000 यूनिट्स बने हैं उनमें से 1200 यूनिट स्टॉक में है, और दूसरा भी कैलकुलेट कर लें जरा। 4000 इंटू 20% बन जाएगा 800। अब हमें इन 800 और 1200 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आप बताएंगे, कोई हेल्प करें, क्या करूं मैं? पहले क्या करना पड़ेगा शायद? क्या पहले हमें एक्स एक्स और वाई वाई की सेपरेट कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी यूनिट्स को एलोकेट कर सकेंगे? मींस फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम हमने बनाई, क्या मुझे पहले 6000 यूनिट्स की और 4000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चलेगी, तब मैं पर यूनिट बना के नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो क्या अब हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी? समझ आ रही है सर? तो एलोकेशन करने के लिए क्या कहें? वर्किंग नंबर 1 में आ जाएं या 2, अगर आपने एक डायग्राम भी शायद बनाई। जी सर, वर्किंग नंबर 1 की हेडिंग क्या होनी चाहिए? 1 या 2 जो भी आप बना लें, इसकी हेडिंग क्या होगी? नहीं बेटा, हेडिंग हेडिंग क्या करने का लगे हम? एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। और किस मेथड से ये काम करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। बुक्स बुक्स होगी फाइनल, थोड़ा पता कर लेना। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ कॉस्ट वाली देखनी, कॉस्ट की फाइनल करो। Allocation of the joint manufacturing cost to joint products by using the sale value at split of point। जरा काइंडली 1 मिनट, मैंने कुछ कॉलम्स बनाने हैं, वो फिर आप अगर साथ साथ बनाएंगे तो शायद आपको पता ना चले कितने बनाने हैं। 1 मिनट पहले जरा देख भी लें, और फिर अकॉर्डिंग बाद में जितने कॉलम्स होंगे उसके मुताबिक जगह रख लीजिएगा। इसका तरीका बेटा कुछ इस तरह से होना चाहिए, मैंने कल थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था, लेकिन लेट्स रिवाइज इन माइंड। व्हाट आर द जॉइंट प्रोडक्ट्स? एक्स एक्स एंड वाई वाई। क्या कॉस्ट इज रिलेटेड टू बाय प्रोडक्ट? तो उसका हमने कोई यहाँ जिक्र नहीं करना।
देयर आर ओनली 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स। देन अब हमें कॉस्ट एलोकेट करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए या यूनिट सोल्ड होना चाहिए? क्या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड में डिफरेंस है या हो सकता है? हो भी सकता है भी, लेकिन क्या यूनिट्स को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है या यूनिट्स को बेचने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है? हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट इज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने? 6000 एंड 4000। इन यूनिट्स को बनाने में 1 लाख का खर्चा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली हमने इन यूनिट्स की बेस पे कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी, हमने इन यूनिट्स की सेल वैल्यूज बना के कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कॉलम? सेल प्राइस यूनिट लिखना, बताया ढूंढ के। 24 एंड 12। अब यहां से क्या आ जाएगा? सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, और एट सेपरेट ऑफ ही आएगी क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग है नहीं। तो सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, कैलकुलेटर पकड़ना। 144 000 एंड शायद 48,000। ये सब क्लियर है प्लीज? इनका अब सम कर लेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है नहीं। तो क्या इन फिगर्स की बेस पे ये जो फिगर्स कैलकुलेट हो जाएंगी, हम 1 लाख रुपीस को एलोकेट कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, वो तो बेटा कर लेते हैं, कर सकते हैं, समझ आ गई सबको? अब करें नहीं, अब कर लिखना। तो वर्किंग में इश्यू है तो बता दें, बाकी फिगर्स आप कैलकुलेट करना था। हो जाएंगे आधे घंटे में। बंदे जरा काउंट करें कितना। नहीं नहीं, नीचे भी तो है। नहीं, तकरीबन इन्होंने अगर 9:30 पे पहुंचा तो वहां पहुंच जाएंगे पूरी। नहीं, पहले कॉस्ट पूरी करनी है। Any confusion anywhere? इसका सम बनेगा शायद 144 एंड 48 का। इसका सम बता रहे थे 192 और देन 144 डिवाइड बाय 192 100। 75,000 is the manufacturing cost of XX and 25,000 is the manufacturing cost of YY। एक आध वर्किंग फिलहाल लिखते रहा करें जब तक कंफर्टेबल नहीं होते। 144 डिवाइड 192 into 100,000। जी सर, लुक एट द इनकम स्टेटमेंट। क्या यही था या अभी कुछ और करना? सर जी इन्हीं फिगर्स का एज इट इज यूज करना या अभी कोई वर्किंग रहती है इनकी? अब क्या करूं, चले आप सजेस्ट करें। अब करना बेसिकली कि अब हमने क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करनी है, तो लेट्स से हेडिंग लिखना है। अब क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ XX एंड YY सेपरेटली पता चल गई है, तो शायद हम उनके स्टॉक्स को मेजर कर सकते हैं। कैसे? XX को बनाने की टोटल कॉस्ट आई है 75,000। कितने यूनिट्स की ये टोटल कॉस्ट है? डिवाइड बाय 6,000 और स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स बचे थे? 1200। सबने प्लीज वर्किंग कर ली ना 20%, 1200 यूनिट्स। एंड सिमिलरली manufacturing cost of YY divided by total number of units produced and multiplied by 800 units of XX। 20% of the goods are in stock, 80% सेल हुई है।
करें सॉल्व सर. 15,000 is the closing stock value of XX and 5,000. So 20,000 is the total cost of closing stock. हो रहा है सर? प्लेस करें जी फिगर. बेटा वो भी पॉसिबिलिटी इस तरह से हो सकती है क्योंकि 75,000 में से 20% गुड्स रह गई, तो अल्टरनेटिवली शायद वो भी हो सकता है. लेकिन फिलहाल ना ये क्वेश्चन मेरा डाटा काफी सिंपलीफाइड सा है, तो मेरा ख्याल है सही तरीका वैसे क्या होना चाहिए मेरे वर्किंग वैसे जिस तरह की ये सही है कि 75,000 यूनिट्स कितने यूनिट्स की कॉस्ट है पर यूनिट निकालना है. डेफिनेटली शॉर्टकट्स पॉसिबल हैं इसके वक्त, लेकिन डाटा जब आगे जाके काफी कॉम्प्लेक्स हो जाना तो मेरा ख्याल है सही तरीका वो ज़हन में रहना चाहिए. बाकी फिलहाल अगर आपने अल्टरनेटिव वर्किंग की है वो ठीक है. प्लेस करेंगे फिगर्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालो. 20,000 इज क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग था नहीं, तो देयरफॉर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल. सॉरी सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल निकालने सर, और देयरफॉर व्हाट शुड बी द ग्रॉस प्रॉफिट. यहां तक 74,600. आगे ढूंढने क्वेश्चन में कोई डाटा ग्रॉस प्रॉफिट से आगे कोई इंफॉर्मेशन दी हो. कोई एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम भी तो आएगी ना यार. अदर इनकम का कोई डाटा नहीं है सर. ये क्यों नहीं है अदर इनकम में. बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ जरा याद रखें, या सेल रेवेन्यू बनना है या अदर इनकम बनना है और या नेट ऑफ होना. तो इस वक्त कौन सा मेथड हुआ है. तो आई थिंक शायद यहीं तक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद फर्दर अभी हम कोई वर्किंग नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए अब सेकंड मेथड से शुरू करें. एक रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट, दोबारा हेडिंग्स बनाएं. ब्रैकेट में ट्रीटमेंट चेंज करें. जी सर, करें स्टार्ट. अच्छा डेफिनेटली बेटा जो चीजें अनचेंज रहनी है वो शायद हम दोबारा वर्किंग करने की बजाय स्ट्रेट अवे लिख लेते हैं. आप अपनी पहली इनकम स्टेटमेंट देख के जरा डिसीजन लेते रहे. क्या सेल ऑफ एक्स एक्स वाई वाई विल रिमेन सेम. सर जी विल रिमेन सेम सर. कितनी कितनी अमाउंट है सर. 115, 200 एंड 38400. तो अब मैं वर्किंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अनचेंज फिगर्स हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि अब क्यों नहीं आना है. तो विदाउट क्यू, क्योंकि अदर इनकम बननी है अभी. तो टोटल इसका बनेगा 153,600. of sales
जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कुछ चेंज आएगा? सोचना है प्लीज। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विल रिमेन सेम सर। अगर बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सेम रहे तो अपनी जरा वर्किंग 1 और 2 देखें जो पिछले पिछले सिनेरियो में की हमने कि अगर 1 लाख रुपए की अमाउंट सेम रहेगी तो ये एलोकेशन भी सेम रहेगी। सर जी एलोकेशन सेम रहेगी सर, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट भी सेम रहेगी? सिर्फ क्या चेंज होना अब, वो सेल की बजाय अदर इनकम में उठा के लिखना ना आपने, तो क्लोजिंग स्टॉक भी सेम है। क्योंकि सेल में 1000 रुपीज नहीं है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट 73,600। लेकिन क्या अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट होगा क्या उसकी अमाउंट सेम? बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन पर यही, क्योंकि अगर बीच में एडमन सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे भी तो वो दोनों केसेस में लगता है ना। बहरहाल अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, कंसंट्रेशन से बस सोचें। जी सर बना लिया, क्लियर है सर? चलिए थर्ड जरा खुद से करें जरा। थर्ड में क्या होना है और क्या फिर उसकी वजह से कोई एलोकेशन वगैरह में भी चेंज आना है, जरा सोचिएगा जरा, करें। पांच मिनट में रुक जाता हूँ, करें करें आप लोग खुद से जरा।
चीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो थी 1 लाख, उसमें एक डबल एंट्री हो जाएगी, कैश और रिसीवेबल विच एवर इज द केस एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्रेडिट। तो 1000 नेट ऑफ होके नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 99,000 रहेगी। और देयरफॉर अब ये जो अमाउंट एक्स एक्स और वाई वाई में एलोकेट होगी वो फिर 99,000 एलोकेट होगी वजह से आपकी फिर ये वर्किंग रेंज। तो आई तरह रिवाइज टेबल बनाएगा, और टेबल बनाते हुए जरा कॉलम्स खुद से सोच के जरा फाइनल करें। Name of the product, joint product, units produced, sale value method, sale values are 144,000, एलोकेशन अब करनी है 99,000 रुपीज की। प्लीज समझ आती ना, प्लीज करें माइंड। ये सबने यहाँ तक वर्किंग कर ली, प्लीज यहाँ तक मेरी है। एलोकेटेड अमाउंट्स देखें सर, 74,250, 24,750। कोई फिर तो नहीं कहीं बड़ा? क्यों बदल गए फिगर्स? कम हो गई है फिगर्स या ज्यादा हो गई? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 1,000 रुपीज से कम हो गई है। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट किन फिगर्स की बेस पे आएगी? 74,250 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय 24,750 divided by 4,000 into 800. Respective figures are 14,850, 4,950. Total is 19,800. Place करें figure. Any confusion in the working? कोई लिख रहा हो तो बता। नोट कर लिए वर्किंग सब? आप लोग कंप्लीट करें, जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकालें जरा, और जरा इसको कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकंड इनकम स्टेटमेंट से, और डिफरेंस की वजह सोचे, मैं फिर बताता हूँ। नहीं बेटा, कॉस्ट अगर अगर कॉस्ट कम हुई है तो वो तो 1,000 से कम हुई है। कॉस्ट का शायद मसला नहीं है। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम होगी है तो इनकम बढ़ा लें या खर्चा कम कर लें, प्रॉफिट तो सेम रहना चाहिए था।
नहीं नहीं नहीं, इस तरफ ना जाइएगा, एक मिनट इंडिविजुअली सोच लो, मैं जरा सबको जरा इकट्ठा कर दूंगा। पर नोट तो नहीं कर रहा प्लीज, वर्किंग लिखी हुई है सबने, अपना अपना ओपिनियन सोच रहे हैं, जरा मैं 1 मिनट फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। आपका प्रॉफिट चेंज हो गया है पहली 2 इनकम स्टेटमेंट्स से अगर कंपेयर करें तो। ये कॉस्ट ऑफ सेल आएगी 7, सॉरी ये फिगर क्या आएगी कॉस्ट ऑफ सेल 79200, और ग्रॉस प्रॉफिट रह गया है 74400। पहले तो ये बता दें फिगर्स तो क्लियर है ना सारी, ये बेटा कोई लिख तो नहीं रहा काइंडली। अब मैं कह ये रहा हूं कि जरा फर्स्ट एंड सेकंड इनकम स्टेटमेंट जरा प्लीज देख लें सारे, देखा करें गौर से, फिगर्स देख रहे हैं, समझेंगे बातें। 600 था, 74 600, 74 600, अब ये हो गया है 400। क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपीज से कम हुआ है, तो बेटा वो बात नहीं है जो शायद बीच में कहीं से आवाज एक आई है। अगर 1000 की अमाउंट को हम रेवेन्यू बनाएं या एक्सपेंसेस में से लेस कर दें, तो मेरा ख्याल ये है कि शायद नेट प्रॉफिट शुड रिमेन सेम। इनकम बढ़ा लें या खर्चा कम कर दें, प्रॉफिट शुड रिमेन सेम। ये बात समझ आती है? तो हमारा जो प्रॉफिट है ये फिर चेंज क्यों हुआ है, जरा एक फिगर ढूंढे उससे सर्कल लगाएं। ये सारी क्लोजिंग स्टॉक की वजह से मसला हुआ है। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का आपस में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मींस हमारा इस थर्ड रिक्वायरमेंट में क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपीज से कम हुआ है और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी। तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों कम हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक क्यों कम हुआ है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हुई। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नेट होने से हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी अकॉर्डिंगली 200 से क्लोजिंग स्टॉक कम है, देखें जरा फिगर, और जितने से क्लोजिंग स्टॉक कम है उतने से हमारा प्रॉफिट भी कम है। ये आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, नहीं असल में फर्क कहाँ है? अगर तो देखिए हमारा प्रॉफिट हमारा 1000 रुपए से कम तो नहीं हुआ, हमारी वो जो रेवेन्यू की फिगर है वो तो 1000 है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कम होने से नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कम होने से पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, और उसके कम होने से हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हुआ। तो जितने रुपए से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उतने ही रुपयों से हमारा प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो एक इसकी कंक्लूजन जरा लिख लें जो मैं अभी बोल रहा हूँ। प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय कंक्लूडिंग लाइन लिख रहा हूं। प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड बाय profit is sorry reduced by rupees 200 due to decrease in amount of closing stock by 200. Profit is reduced by 200 due to decrease in closing stock by 200. सब क्लियर है प्लीज? एक छोटा सवाल और आपसे करना, जरा लिख के जरा रुक जाए। जरा एक नेक्स्ट ईयर ज़हन में लाएं जरा, क्या ये जो स्टॉक्स हैं फिर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेंगे? फर्स्ट 2 मेथड्स में ओपनिंग बनेगा 20,000, और थर्ड मेथड में तो क्या ओपनिंग स्टॉक
से भी प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आता है? तो फर्स्ट टू मेथड्स में फिर ओपनिंग स्टॉक 200 से ज्यादा होगा, तो क्या अल्टीमेटली नेट इफेक्ट सेम हो जाएगा? सोचे सोचे कंसंट्रेशन सोचे। फर्स्ट टू मेथड में ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा सर? 20,000। और थर्ड में तो ओपनिंग स्टॉक का फिर इनवर्स रिलेशनशिप है विद द प्रॉफिट। तो जब 20,000 ओपनिंग बनेगा फर्स्ट टू केसेस में, तो कंपैरेटिवली 200 रुपीज से प्रॉफिट कम हो जाएगा। और किस केस में ज्यादा हो जाएगा? थर्ड केस में ज्यादा हो जाएगा 19,800 ओपनिंग बनने की वजह से। तो क्या अल्टीमेटली प्रॉफिट्स पे जीरो इफेक्ट है? अगर फॉर एग्जांपल ये सारी गुड्स बिक जाती तो क्या इस साल भी प्रॉफिटेबिलिटी सेम ही होती? सर जी क्या गुड्स अगर बिक जाती तो प्रॉफिटेबिलिटी सेम होती? एक सेकंड आवाज से सुनिएगा जरा। फॉर एग्जांपल सिनेरियो वन, अगर गुड्स बिक जाती तो क्या क्लोजिंग स्टॉक जीरो होता? और सर जी बता दें यार क्या हो गया यार, पूछ ही बैठा हूं यार। सॉरी यार, मतलब नहीं, मतलब कुछ सुस्ती यार इतनी ज्यादा। ये बड़ा यार। जज़ाकल्लाह। ठीक है बस, अब बस देयरफॉर हमारा प्रॉफिट 54,600 होता। मेक इट सिंपल। सेकंड सिनेरियो में क्या आंसर होता? यहां तक क्या होता? 53,600। यहां क्या होता? जैसे 54,600 होता है। जी सर। इधर क्या होता? इधर 99 होता, डैश होता, 99 होता। कैलकुलेट होगा। क्या 54,600 ही होता सर? ये वर्किंग मैंने इसलिए की है कि 1,000 रुपए के चेंज होने से कुछ नहीं हो रहा। देख लें, आप कैलकुलेट करें, इस तरह नहीं प्लीज, मैंने गलत लिख दिया। आपको मैं पता नहीं चलने दिया, मैंने एम ही लिख दिया 54,600। और 53,600 बनता है यार ये। नीचे 99 हो गया है सर, जज़ाकल्लाह है। 54,600 बनता है। इट मींस 1000 की प्रेजेंटेशन चेंज होने से कुछ नहीं हो रहा। रेवेन्यू बना लें, अदर इनकम बना लें, या खर्चे में सेलेक्ट कर दें, प्रॉफिट शुड रिमेन सेम, वो तो सेम होना था। प्रॉब्लम सिर्फ किस वजह से आया? अब बिल्कुल क्लियर है प्लीज, किसकी वजह से प्रॉफिट में चेंज आया? स्टॉक के बदल जाने से। और स्टॉक के बदल जाने से क्या हुआ है? कम हो जाने से, स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट हमारा थर्ड केस में कम हो गया। लेकिन इवन देन क्या अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स, अगर दोनों अकाउंटिंग ईयर्स को इकट्ठा कर लें ज़हन में, तो अल्टीमेटली इफेक्ट जीरो ही होगा। इस साल अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो क्या थर्ड सिनेरियो में नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा? नेक्स्ट ईयर क्यों ज्यादा होगा? फिर इसने ओपनिंग बनना है, इसने क्लोजिंग नहीं बनना। इस क्लोजिंग ने जब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनना है, तो कम ओपनिंग बनने की वजह से थर्ड केस में फिर प्रॉफिटेबिलिटी वही 200 से कंपनसेट हो रही है। तो आप सबको क्लियर है प्लीज? द ओनली difference in profit is due to change in stock, and decrease of stock will result into decrease in profit. Still any confusion? कोई सवाल किसी का है? चलिए एक पेज आज तो नहीं दिया ना, ये सॉरी, जरा बस बुक इंशाल्लाह शायद आज आपको अवेलेबल कर देता हूँ, लेकिन एक आध दिन जरा पेज से गुजारा कर लें। एक और पेज अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम अभी है। तो जरा काइंडली पेज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। आप लोगों को बेटा ये पेज वैसे मेरा ख्याल है व्हाट्सएप किया तो गया है, लेकिन आप मेरे साथ फिलहाल बुक से चाहे पढ़ लीजिएगा। ये कुछ जरा इस तरफ दे देंगे। नीचे कोई है? अहमद
नीचे आ रहा है सर जी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बेफिक्र है। क्वेश्चन नंबर 1 लो से पढ़ना शुरू करें, स्पीड अप हो रहे हैं। ये बेटा नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ठीक है। सीबीए कंपनी फर्स्ट लाइन से। अच्छा, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए ना अपने जहन में कोई ट्राई करनी है, आपने कोई डायग्राम सॉर्ट ऑफ, जिस कल से मैं बना रहा हूँ वो बना करें। CBA company produces three products, three joint products, C, B and A. During February, the following information was recorded. Joint material, joint processing, separate processing cost का मतलब क्या हो सकता है? आगे फिगर्स भी जरा देख के बताएं, डिसीजन लें जरा। कैसे कह सकता हूँ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ C, B and A रिस्पेक्टिवली? क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस होने के बाद बिकती होंगी? नहीं, ये भी तो हो सकता है स्प्लिट अप पॉइंट पे हमने बेच दिया और बाद में फर्दर प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी हो। नहीं, इस कहीं सवाल बाद में जहन में ना आ जाए। क्या एक अंडरस्टूड बात है कि अगर हम सेपरेट प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो सेपरेट प्रोसेसिंग के बाद ही फिर चीजें बेचते होंगे? जरा तसल्ली से एक मिनट सोच लें, रिलैक्स होकर जरा टेक लगा के सोचें। या बेचने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग शुरू कर दी होगी? आई थिंक अंडरस्टूड सी बात है कि हम फर्दर प्रोसेसिंग के बाद फिर चीजें बेच रहे हैं। देन आगे पढ़े। आउटपुट का मतलब मेरा ख्याल होता है प्रोडक्शन। आउटपुट, प्रोडक्शन कह सकते हैं, और सभी कह सकते हैं सेल। सेल और प्रोडक्शन में फर्क हो सकता है, और ऑब्वियसली यहां नजर आ रहा है कि सी के 500 यूनिट्स ऑफ स्टॉक हैं, बी के 800 केजीज हैं और सी के 600 केजीज हैं, और एक टोटल देन हुआ हुआ। देन उसके बाद फिर सेल प्राइस पर केजी भी दी हुई है। आपसे क्या रिक्वायर्ड है? टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग मार्केट वैल्यू मेथड। अब मार्केट वैल्यू मेथड सिंपली मींस सेल वैल्यू मेथड, और एक वर्ड शायद एग्जामिनर कभी कभी ना लगाए। अंडरस्टूड बात यह है कि सेल वैल्यू मेथड मींस सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट। ठीक है, मतलब ये शायद एग्जामिनर कभी कभी वर्ड ना लगाए। मेथड का नाम पूरा क्या है? सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट, और कभी कभी सेल को मार्केट वैल्यू भी कहा जाता है। तो दोबारा अगर लाइन पढ़ना है, और इस मेथड में हमें एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही वर्किंग करनी है। और अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे गुड्स नहीं बिक रही तो क्या फिर कोई तरीका है कि हम स्प्लिट अप पॉइंट पे आ जाएं? फिर अल्टीमेट प्रोसेसिंग कॉस्ट, सॉरी अल्टीमेट मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, वो जिसका कल डिस्कस कर रहे थे, हाइपोथेटिकल सेल प्राइस। बिफोर एनीथिंग रजिस्टर जरा खोलें, इसको जरा डायग्राम फॉर्म में आपके अपने सामने जरा बनाया। एक कॉमन प्रोसेस से क्या क्या बन रहा है? आई थिंक शायद डाटा में फर्स्ट लाइन देख के फिर बाय प्रोडक्ट की बहस नहीं। थ्री जॉइंट प्रोडक्ट्स, एग्जामिनर विल मेंशन इन द क्वेश्चन कि कोई बाय प्रोडक्ट है या नहीं, ये आपका अपना डिसीजन नहीं है। ठीक है, हमने खुद से डिसीजन नहीं लेने होंगे, एग्जामिनर बताएगा तो बाय प्रोडक्ट है, अदरवाइज हम जॉइंट प्रोडक्ट सिंपली अज्यूम करेंगे। वैसे तो लिखा भी मेरे ख्याल ऊपर हुआ फर्स्ट लाइन अगर देखें। जी सर जी, कोई मुझे बता सकता है यहाँ से जॉइंट कॉस्ट कितनी है? कोई जॉइंट कॉस्ट अगर आइडेंटिफाई करते हैं?
एक तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना थर्ड लाइन में, तो क्या जॉइंट कॉस्ट ओनली इज 5000? अब देखें अगर जॉइंट मटेरियल अलहदा दिया हुआ है, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं जॉइंट प्रोसेसिंग मींस क्या होगा? जॉइंट मटेरियल अगर 5000 अलहदा इंफॉर्मेशन है, तो फिर ये जॉइंट प्रोसेसिंग मींस क्या क्या हो सकता है? लेबर ओवरहेड्स, इन अदर वर्ड्स कन्वर्जन, इन अदर वर्ड्स कन्वर्जन, तो इन अदर वर्ड्स शायद, इन अदर वर्ड्स फाइनली शायद sum of this 5000 and 23000 means 28000 is joint manufacturing cost, which is sum of material and processing cost. जरा एक सेकंड जो अभी एग्जांपल की वो निकालें जरा, ये जो अभी एक्स वाली एग्जांपल कर रहे थे आपने पास पेज पे जरा। अब वहां फर्ज करें अगर ये लिखा होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग और ये ब्रैकेट ना होती और बस यही इंफॉर्मेशन होती, तो हम मजबूरन फिर क्या अज्यूम करते 1 लाख में क्या क्या है? नहीं बेटा मटेरियल फिर नहीं है क्या इसमें? अगर मैं ये एक्स वाली एग्जांपल पे कह रहा हूँ, मैं सपोज ब्रैकेट मिटा दी मैंने, लेट्स से सिर्फ लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग वाज 1 लाख और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब मजबूरन हम क्या अज्यूम करें कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही होगी सारी, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड प्रोसेसिंग एज वेल। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अगर हम ये जो भी कर रहे हैं इसमें अगर मटेरियल अलहदा बता रहा है, तो फिर आप प्रोसेसिंग मीन सिर्फ क्या रह जाएगा? लेबर ओवरहेड्स, इन अदर वर्ड्स कन्वर्जन। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई थिंक सोच सकते हैं हम यार, सब क्लियर है? 28000 शुड बी द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो क्लियर हो गया? देन फिर इसे अगर मैं डायग्राम को पूरा करूं, तो क्या सी, बी और ए को फर्दर प्रोसेस करने के 8000 रुपीज, 5000 रुपीज और 1000 रुपीज मिल रहे हैं सबको? समझ आ रहा है सर ये क्या कर रहा हूँ? 8000, 5000 और 2000 ऑलरेडी एलोकेटेड कॉस्ट हैं, तो उनका शायद कोई इशू नहीं है। समझ आ रही? अब रिक्वायरमेंट पढ़े जरा, अब समझ आता है वो क्या मांग रहा है आपसे। आपसे टोटल कॉस्ट मांग रहा है ईच प्रोडक्ट की, और मार्केट वैल्यू मेथड कह रहा है। वर्किंग करते हैं अभी हम, लेकिन आप प्रिंसिपली ये डिसाइड कर सकते हैं कि सी को बनने का खर्चा कैसे टोटल होगा। क्या सी को बनाने की कुछ कॉस्ट 28000 में से भी आएगी? तो शायद टोटल कॉस्ट यहां मतलब हो जाएगा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट तक पहुंचना है, तो शायद ओनली चैलेंजेस कि हम इस 28000 रुपीज को किसी तरह एलोकेट करें, और किस तरीके से एग्जामिनर कह रहा है कि एलोकेट करें, सेल वैल्यू मेथड से एलोकेट करें। तो अब आप जरा हेडिंग बनाएं, इसकी वर्किंग करते हैं। टोटल कॉस्ट ईच प्रोडक्ट, कोई कंफ्यूजन हो प्लीज साथ साथ सोचते जाएं, कोई सवाल हो तो प्लीज पूछते जाएं। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? क्या करूं? हेल्प मी यार, प्लीज हेल्प मी यार, क्या करूं? सर वर्किंग करने लगा हूं, वर्किंग तो मैं करना, किस चीज की वर्किंग करूं? जिसकी मर्जी वर्किंग करूं, किसकी वर्किंग करूं सर जी? 28000 की एलोकेशन रहती है, तो टेबल शुरू करा। कहां से शुरू होता है टेबल? ठीक है, बिल्कुल सही करेंगे। आइटम्स कौन कौन सी हैं? नहीं बेटा उलट है, सी भी है। जिंदगी में सीधा पढ़ते रहे लेकिन उलट निकलाएंगे। सी भी जी। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखूं? और सर जी क्या लिखूं भाईजान? यूनिट सोल्ड लिखूं या प्रोड्यूस लिखूं? वो तो अवेलेबल ही नहीं है यार। है नहीं है यार, मतलब आउटपुट को धन कहते हैं, क्या हो गया? क्या हो गया, क्यों नहीं अवेलेबल? अवेलेबल है, बताएंगे तो पता चलेगा, मुझे क्या पता, सवाल आपके सामने है। अच्छा जजाकल्लाह, बताएं।
2000, 5000 and 3000. ये reduced. जी 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 नेक्स्ट. अब सेल वैल्यू इट्स स्प्लिट पॉइंट मेथड है, तो सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढ और यूनिट, और यहाँ यूनिट्स केजीज में आई थिंक 10 10 6 7. अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो मल्टीप्लाई करके फिगर आएगी असलान साहब, 8000 यूनिट्स कहाँ से देखनी है सी के यार, मैं तो बड़ी दूर दूर से सवाल देखना. और सर ये 8000 सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट है, क्या कर रहा है? आउटपुट सर 2000 5000 एंड 3000 प्लीज फाइनल करें सर. ये 8000 कहाँ से देख लिए, आपके पास कौन सा पेज आ गया? जी मैं ये अल्टीमेट सेल प्राइस का वर्ड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि goods are sold after being further processed. ये मुझे कैसे पता चला? नहीं सबको पता चल रहा है ना. तो 12,000 इंटू, सॉरी 20 इंटू 10, 2000 इंटू 20, 30,000 एंड 21. जी यहीं से प्रोपोर्शन बना दूं, ये मौन है सर, हमें सेपरेट पॉइंट पे वापस आना है, ये अल्टीमेट सेल प्राइसेस हैं, तो अब पहले क्या करूं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ढूंढ के करूं. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बेटा गिवन है यार. बेटा पहले काइंडली अपना कनेक्शन चेक किया करें यार. जी डियर, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रिस्पेक्टिवली इज 8000, 5000 और 2000. नेक्स्ट सर, hypothetical sale price या hypothetical sale value at separate of. कैसे सर? 20,000 प्लस 8,000, 12,000 माइनस 8,000 करके 25,000 एंड 19,000. आपके पास अगर स्पेस खत्म हो गई है तो पेज के नीचे भी आपके पास जगह है, नेक्स्ट कॉलम्स नीचे बना. नहीं इससे नीचे नहीं, लेफ्ट साइड से दोबारा शुरू करिए. प्रोडक्ट से सिर्फ नाम लिखना चाहे दोबारा, नहीं समझ रहा? और अगर कॉलम की जरूरत पड़ेगी, ये सभी फिगर्स ठीक है यार. 12,000, 25,000 एंड 19,000. नेक्स्ट स्टेप बोला, क्या अब यहां से प्रपोर्शन बना के एलोकेशन की जा सकती है? मुझे अमाउंट बता दें जो एलोकेट करनी है. कहें जी, बिल्कुल ठीक है 28,000. एक मिनट बता. सम हो जाएगा इसका 12, 25, 56 और 6,000, 12,500.
and 9500 लोकेशन में तो नहीं कोई इशू, को लिखने की जरूरत तो नहीं। 12 डिवाइड बाय 56 इंटू 28। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर प्लीज? रिक्वायरमेंट पे नजर दौड़ाएं। बस हो गया या कुछ करना भी? जरूर एक दफा दोबारा ज़हन में रिकॉल करें। 6000 पे सर्कल लगाएं। ये 6000 रुपया तो शेयर आ गया है 28,000 रुपीज में से सी का। इट इज शेयर ऑफ सी फ्रॉम द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन अगर उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो एक नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना चाहिए हमें? सी, बी और ए। मैं फिगर्स लिखूंगा और बोलूंगा साथ साथ, उनके नाम जरा एक दफा फिर सुन लीजिएगा। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड प्लस फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सी। क्लियर है? बनाएं बाकी बी और ए की वर्किंग करें। $12,500 plus 5,000, 17,500, 9,500 plus 2,000 is equal to 11,500। 100% कंफर्म है सर? कोई कंफ्यूजन किसी जगह? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके सर? इकट्ठे हो जरा प्लीज। जो लोग लिख रहे हैं कंप्लीट करें। अगर किसी ने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। तो किसी की कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना क्वेश्चन नंबर 2 खुद से जरा स्टार्ट कर लें और इसकी एक डायग्राम बनाने की जरा कोशिश करें। ये जरा व्हाट्सएप से चेक कीजिएगा जरा कहाँ तक पहुंचा काम। व्हाट्सएप से जरा बुक कर। ये जो बोर्ड में मैंने लिखा है यहाँ तक, ये तो नहीं कोई नोट कर रहा? जी डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबने लिख लिया हो ना? मैं नजर मिटाना है यार। चले ठीक है। अवेलेबल उनके पास? हाँ?
अवेलेबल है मेरे पास। आप लोगों ने बेटा जाते हुए कहाँ बैठे हो? उन्हें किधर, अगर ऊपर कहीं आ जाओ, क्योंकि एकदम रश पड़ जाना। और साथ वो जो भी उन्होंने लिस्ट वगैरह लेके आनी है, तो कहाँ बैठेंगे जरा मुझे बता दें ताकि मैं बता दूँ। जी सर जी, इसकी कोई डायग्राम बनाएंगे? कुछ जियोन एक रॉ मटेरियल शायद है। डिपार्टमेंट 1 में जियोन स्प्लिट हुआ है 3 प्रोडक्ट्स में। ए को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेचा जाता है, बी और सी को फर्दर प्रोसेस किया जाता है सेल करने से पहले। तो डिपार्टमेंट 2 में बी की प्रोसेसिंग है और डिपार्टमेंट 3 में सी की प्रोसेसिंग है। जी डिपार्टमेंट 1 का जो खर्चा है, क्या ये जॉइंट कॉस्ट कहलाएगा सर? किस 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 की? ए बी सी। तो 96,000, 14,000 एंड 10,000। रहने दे, ऐसे बोर्ड से ना देख के लिखें, सिर्फ समझने की कोशिश करें। टोटल की लिखेगा डिपार्टमेंट में। ऊपर रश लग जाएगा, नीचे मैनेज करने के लाइन। अच्छा, 120 is joint manufacturing cost incurred in department 1 for A, B and C। सही है सर जी? सही है सर? यहां से क्या बना? A, B और C। A की कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, वो सप्लाइड पॉइंट पे सेल है। B ने कहा ना डिपार्टमेंट 2 में, क्या मैं कह सकता हूँ B अगर डिपार्टमेंट 2 में जाके प्रोसेस होना है तो डिपार्टमेंट 2 का सारा खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट B है? और ये कह सकता हूँ सर क्या क्या खर्चा हो रहा है जी वहां? वहां को फर्दर मटेरियल तो नहीं लग रहा, कन्वर्जन लग रही लगता है, लेबर ओवरहेड्स। ये वर्ड याद रखें प्लीज। तो 45 एंड 21, 66 आई थिंक, 66,000 should be called as further processing conversion cost of B। C ने कहा जाना है? डिपार्टमेंट 3 में कौन कौन सा खर्चा है? 65,000 एंड 49,000, इसका सम कीजिएगा। 114 should be called as कन्वर्जन कॉस्ट तो है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट मींस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ सी है, सी को फाइनल करने का खर्चा है। ये क्लियर है यहाँ तक? शायद यही डायग्राम है यार, बाकी डेफिनेटली यूनिट सोल्ड, यूनिट्स इन हैंड वगैरह का डाटा तो देख कंप्लीट कर लें जरा। मैंने जरा अमाउंट्स इसलिए लिख दिए कि जरा सामने अमाउंट्स भी जरा आ जाए, उसके बेस पे डिसीजन लेना जरा आसान हो जाए। फिगर्स बारह नजर आ रही है जो लास्ट लाइन में हजरात बैठे हैं?
नहीं नजर आ रहा? ये बन गए। नेक्स्ट डेटा पढ़ें जिस तरह कंप्लीट कर लें, मैं क्वेश्चन की रीडिंग तक पूरी कर लें। यूनिट्स सोल्ड दिए हुए हैं, यूनिट्स इन हैंड दिए हुए हैं, और यूनिट्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर दिए हुए हैं, बी के इन हैंड नहीं है। सेल्स इन रुपीस दी हुई है। नो इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग एंड नो जियोन का क्लोजिंग भी नहीं, मींस रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। ऑल द यूनिट्स इन हैंड वर कंप्लीट एज टू प्रोसेसिंग, मींस वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है। लास्ट सेंटेंस है एम कंपनी uses market value at split point to allocate the joint cost। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स मेरे साथ जरा आज कंप्लीट तो हम शायद ना कर सकें, लेकिन रिक्वायरमेंट्स का जरा मीनिंग जरा सोच लें, पहले ही पढ़ें जरा। मार्केट वैल्यू एट split point for the product is total units produced। ढूंढें जी डाटा। यूनिट्स प्रोड्यूस जो हुए हैं एक है, उसकी अपने मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बतानी है। एक ही क्योंकि बेटा फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, इसकी जो उसकी सेल वैल्यू वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही होगी। तो जरा एक 30,000 ढूंढना जरा। क्या ये 30,000 की बात हो रही है? सर जी क्या ये 30,000 की बात हो रही है? सर हरगिज नहीं हो रही सर, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। क्या सेल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की होती है, नंबर यूनिट्स प्रोड्यूस की होती है? सर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की होती है, लेकिन आपसे क्या मांगा हुआ है? जो बने हैं उनकी सेल प्राइस बताएं, उनकी मार्केट वैल्यू बनाएं। तो क्या ये जो 30,000 रुपया दिया हुआ है ये 20,000 का नहीं दिया होगा? और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बताएं कितने हैं? अगर 20,000 बिके हैं और 10,000 इन हैंड हैं और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या 30,000 यूनिट्स की मार्केट वैल्यू आपसे पूछी जा रही है? तो 30,000 यूनिट्स कहाँ है? ये तो 20,000 यूनिट्स लिखे हुए हैं। 20 सेल हुए हैं, 10 स्टॉक में पड़े हुए हैं, ओपनिंग है नहीं, तो 30,000 यूनिट शुड हैव बीन प्रोड्यूस। कैलकुलेटर पकड़े जरा, पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकालें किसी तरीके से। 30,000 रुपीज ऑफ सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स। सेल के यूनिट्स की बेस पे 1.5 रुपीज है सेल प्राइस पर यूनिट, लेकिन इसको फिर आप मल्टीप्लाई किससे करें? आपने यूनिट्स प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 30,000 को समझ आ गया प्लीज? अब मैं लिख के नहीं कर रहा, सेकंड रिक्वायरमेंट में आ रहा। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट बता दें। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, हिम्मत मारे हिम्मत मारे। डिपार्टमेंट 1 की टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 120,000 एलोकेट होना। थर्ड रिक्वायरमेंट का मीनिंग सिर्फ बताएं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड, यूनिट्स बताएं कितने? 30,000 यूनिट्स जो बिके उनकी कॉस्ट मांग रहा है, तो इनकी कॉस्ट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं डायग्राम देख नहीं, डायग्राम देख के कम से कम बताया जा सकता है। क्या इस केस में अब हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी? बी की कॉस्ट में 120,000 का शेयर भी आना है और फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी है, तो बी की पहले टोटल कॉस्ट पता चलेगी, तभी हम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकेंगे। रिक्वायरमेंट 4 पढ़े, ये क्या मांग रहा? प्रोडक्ट ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री बताएं। 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट मांग रहा है, इस कॉस्ट तक कैसे पहुंच सकेंगे हम? एलोकेशन बेटा 120 की होगी, तो ए की जो कॉस्ट आएगी वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ए की आएगी। 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकलेगी एलोकेशन करके, ये 20,000 ऑफ ए की। देख के जरा, ए के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मींस 30,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकलेगी, वहां से पर यूनिट आ सकता है और पर यूनिट फिर 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, यकीनन एलोकेशन करनी पड़ेगी इसके लिए भी आपको। और फाइनली क्या कह रहा है? जब प्रोडक्ट सी का क्लोजिंग कितना बचा हुआ है?
और सर जी कितना बच गया सर, तो उसकी भी अपनी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये बड़ा इससे कीजिएगा, ये डेफिनेटली मैं इसे मंडे को डिस्कस करूंगा, इससे जरा होमवर्क रख लें जरा। और जाते हुए इस तरह कीजिएगा, नीचे कोऑर्डिनेशन में जहाँ एडमिशन ऑफिस है वहां से जरा होते जाइएगा, आपको कॉस्ट की एक बुक भी मिलेगी, तो काइंडली मंडे को फिर वो बुक साथ लेके आइएगा। तो किधर से वापसी करनी है आपने सर जी, किस तरफ से वापसी होनी चाहिए सर? और जो FA2 वाले हजरात हैं वो चाहे नेक्स्ट क्लास के बाद ले लीजिएगा, जो कॉस्ट के हजरात हैं जिन्होंने जाना है, कोऑर्डिनेशन में जहाँ एडमिशन ऑफिस है वहां से कॉस्ट की बुक लेके जाइएगा। और जो हजरात ऑनलाइन वाले हैं बेटा, आपसे अभी एड्रेसेस मंगवाऊंगा, एक आध दिन में, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मिल जाएंगे बुक्स आपको। अल्लाह हाफिज। ये आवाज फिर गूंजने लग जाती है यार। डिवाइस के इशू हो ना, पता लग जाए उससे तो बिल्कुल बड़ी मदद नहीं हो जाएगी।